चाची, आपको तो आना ही पड़ेगा। आप ही तो अकेली घर की बुजुर्ग हैं और बुजुर्गों की आशीर्वाद के बिना शादी ब्याह के कार्यक्रम अपूर्ण ही होते हैं। जेठ के बेटे बहू के इस अपनापन से भरे आग्रह को सावित्री टाल न सकी, पर अंदर ही अंदर जिस बात से वह डरती थी वही हुआ। न चाहते हुए भी वहाँ स्वस्तिका से सावित्री का सामना हो गया। यद्यपि स्वस्तिका सावित्री की रिश्ते में नातिन थी, फिर भी वह उसकी आँख की किरकिरी बन गई थी। आराधना की मौत हुए अभी साल भर भी पूरा नहीं हुआ था, पर स्वस्तिका के चेहरे पर अपनी माँ की मौत का तनिक भी अफसोस नहीं था, बल्कि वह तो अपने पति की बाहों में बाहें डाल दे हंसती हुई सावित्री के सामने से निकल गई थी। यह देखकर उनका मन बेचैन हो उठा और तबीयत ठीक न होने का बहाना कर वह घर लौट आई थी। सावित्री की जल्दबाजी से प्रकाश और विभा को भी घर लौटना पड़ा। घर पहुंचते ही प्रकाश झल्ला पड़ा। माँ, तुम भी कमाल करती हो। जब स्वस्तिका से अपना कोई संबंध ही नहीं रहा तो उसके होने न होने से हमें क्या फ़र्क पड़ता है। विभा ने भी समझाना चाहा। मम्मी जी, कब तक यूँ स्वयं को कष्ट देंगी आप। जिसे दुखी होना चाहिए वो तो सरेआम हंसती खिलखिलाती घूमती है। सावित्री बेटे बहू की बातों पर चुप ही रही। क्या कहती। प्रकाश और विभा गलत भी तो नहीं थे। कपड़े बदलकर वह बिस्तर पर निढाल सी लेट गई, पर अशांत मन चैन नहीं पा रहा था। बार बार स्वस्तिका के चेहरे में झलकती आराधना की तस्वीर आंखों में तैर जाती। सहसा सावित्री के विचारों में स्वस्तिका की उम्र वाली आराधना याद हो आई। आराधना भी बिल्कुल ऐसी ही मस्तमौला थी, पर तुनक मिजाज, जिद्दी ऐसी कि दो दो दिनों तक भूखी रहती थी, पर अपनी बात मनवा के दम लेती। शेखर कहते भी थे कि बेटी को ज़रूरत से ज़्यादा सिर चढ़ाओगी तो पछताओगी सावित्री, पर कब ध्यान दिया सावित्री ने उन बातों पर। सावित्री के लाड प्यार की सह में तो आराधना बिगड़ैल बनती गई। पिताजी का डर था तो थोड़ी बहुत आराधना की लगाम कस के रखता था। वह भी उनकी अचानक मौत के बाद जाता रहा। अब वह सुबह से नाश्ता कर कॉलेज निकल जाती तो बेलगाम होकर दिन भर सहेलियों के साथ घूमती रहती। सावित्री कुछ कहती तो आराधना झल्ला पड़ती। उसका समय असमय आना जाना ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। प्रकाश भी अब किशोर से जवान हो रहा था। उसे दीदी का देर रात तक घूमना फिरना और रोज़ अलग अलग पुरुष मित्रों का घर तक छोड़ने आना अटपटा लगता, पर क्या करता वह। कहता तो छोटी मुँह बड़े बात होती। एक दो बार प्रकाश ने माँ से कहने की कोशिश भी की, पर आराधना ने घुड़क दिया। तुम अपना मन पढ़ाई में लगाओ, मेरी चिंता मत करो। मैं कोई नासमझ नहीं हूँ, अपना भला बुरा अच्छी तरह समझती हूँ। प्रकाश ने माँ की ओर देखा, पर वह भी बेटी का समर्थन करते हुए बोली, प्रकाश तुम छोटे हो अभी, आराधना बड़ी हो चुकी है। वह जानती है कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत। सावित्री ने आराधना को नाराज होने से बचाने के लिए प्रकाश को चुप तो करा दिया, पर मन ही मन वह भी आराधना की इन हरकतों से चिंतित थी। फिर भी मन के किसी कोने में यह विश्वास था कि नहीं, मेरी बेटी गलत कदम नहीं उठाएगी। पर कोरे निराधार विश्वास ज़्यादा समय तक कहाँ टिक पाते हैं। आखिर वही हुआ जिसकी आशंका सावित्री को थी। एक दिन आराधना बदले रूप के साथ घर लौटी। साथ में खड़े व्यक्ति का परिचय कराते हुए बोली, माँ, ये है डॉक्टर मोहन शर्मा। आराधना के शरीर पर लाल सुर्ख साड़ी भरी मांग देख सावित्री को सारा माजरा समझ में आ गया, पर घर आए मेहमान के सामने बेटी पर चिल्लाने के बजाय अगले ही पल उल्टे कदमों अपने कमरे में आ गई। आराधना भी अपनी माँ के पीछे पीछे कमरे में आ गई। माँ सुनो तो, अब क्या सुना रही हो आराधना। सावित्री लगभग रोते हुए बोली, तूने तो एक पल को भी अपनी माँ की भावनाओं के बारे में नहीं सोचा। अरे एक बार कहती तो मुझसे, तेरी खुशी के लिए मैं खुद तैयार हो जाती। माँ, मोहन ने ऐसी जल्दी मचाई कि वक्त ही नहीं मिला। आराधना की बात पूरी होने से पहले ही सावित्री के मन को यह बात खटक गई। जल्दी मचाई क्यों? शादी ब्याह के कार्य जल्दबाजी में निपटाने के लिए नहीं होते आराधना। और यह डॉक्टर मोहन कौन है, कहाँ का है, इसका घर परिवार अता पता कुछ जानती भी है तू या नहीं। माँ,
डॉक्टर मोहन बहुत अच्छे इंसान हैं। बस मैं तो इतना जानती हूँ, मेडिकल कॉलेज के परिसर में इनका क्वार्टर है जहाँ यह अकेले रहते हैं। रही बाकी परिवार की बात, तो अब शादी की है तो वह भी पता चल जाएगा। माँ, मैं तो एक ही बात जानती हूँ, जिसका वर्तमान अच्छा है उसका भविष्य भी अच्छा ही होगा। तुम नाहक चिंता न करो। अब उठो भी। और मोहन बैठक में अकेले बैठे हैं। यह तो ठीक है कि वर्तमान अच्छा है तो भविष्य भी अच्छा ही होगा, पर इन दोनों का आधार तो अतीत ही होता है ना। किसी का पिछला इतिहास जाने बिना इस तरह आंखें मूंदकर विश्वास कर लेना मूर्खता ही तो है। सावित्री चाह कर भी नहीं समझा पाई आराधना को, और अब समझाने से लाभ भी क्या था। सावित्री ने खुद के मन को ही समझा लिया कि चलो, आराधना ने कम से कम अरे गहरे से तो विवाह नहीं रचाया। डॉक्टर है लड़का, आर्थिक परेशानी की तो बात नहीं रहेगी। 2 वर्ष भी नहीं बीत पाया और एक दिन वही हुआ जिसका डर सावित्री को था। आराधना मोहन द्वारा मार खाने के बाद 6 माह की स्वस्तिका को लेकर मायके आ गई थी। मोहन पहले से विवाहित 2 बच्चों का बाप था। आराधना से उसने मंदिर में विवाह रचाया था, जिसका न कोई प्रमाण था न कोई प्रत्यक्षदर्शी। बिना पूर्व तलाक के जहाँ यह विवाह अवैध सिद्ध हो गया, वहीं स्वस्तिका का जन्म भी अवैधता की श्रेणी में आ गया। आज सावित्री को शेखर अक्षरशः सत्य नजर आ रहे थे। उसका अंतःकरण स्वयं को धिक्कार उठा। मेरा आवश्यकता से अधिक लाड़, बार बार आराधना की गलतियों पर प्रेमवश पर्दा डालने का प्रयास, उसकी नाजायज जिद का समर्थन विभत्स रूप में बदल कर ही तो मेरे समक्ष खड़ा हो मुझे मुंह चिढ़ा रहा है। आराधना ने नौकरी ढूंढ ली। स्वस्तिका को संभालने का जिम्मा अब सावित्री का था। जो भूल आराधना के साथ की वह स्वस्तिका के साथ नहीं दोहराऊंगी, मन ही मन तय किया था सावित्री ने। पर जैसे जैसे स्वस्तिका बड़ी होती जा रही थी, आराधना के लाड प्यार ने उसे बिगाड़ना शुरू कर दिया था। सावित्री कुछ समझाती तो बजाय बात को समझने के आराधना बेटी का पक्ष लेकर अपनी माँ से लड़ पड़ती। पिता के प्यार की भरपाई भी आराधना अपनी ओर से कर डालना चाहती थी, और इसी प्रयास में वह स्वयं का ही प्रतिरूप तैयार करने की भूल कर बैठी। आराधना के मामले में तो सावित्री हरदम प्रकाश की अनसुनी कर दिया करती थी, पर अब प्रकाश उन्हें शेखर की तरह ही संजीदा व सही प्रतीत होता। स्वस्तिका की 10वीं की परीक्षा थी। गणित में कमजोर होने के कारण आराधना एक दिन सतीश नाम के एक ट्यूटर को घर ले आई और बोली, कल से यह स्वस्तिका को गणित पढ़ाने आएगा। 22 साल का सतीश प्रकाश के मन को खटक गया, लेकिन आराधना दीदी के स्वभाव को जानते हुए वह चुप ही रहा। जब भी सतीश स्वस्तिका को पढ़ाने आता, प्रकाश की नज़रें उनके क्रियाकलापों का जायजा लेती रहती। कान सचेत होकर उनके बीच हो रही बातचीत पर ही लगे रहते। प्रकाश को भय था कि आराधना दीदी की तरह ही कहीं स्वस्तिका का हश्र न हो। एक दिन प्रकाश ने स्वस्तिका को सतीश के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा तो उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। शाम को आराधना के दफ्तर से आते ही स्वस्तिका फपक फपक कर रोने लगी। मम्मी, प्रकाश मामा को समझा दो, हर समय हमारी जासूसी करते हैं। आज जरा सी बात पर सर को धक्का देकर घर से निकाल दिया। क्यों प्रकाश, यह किस तरह का बर्ताव है? बिना अपनी लाडली की गलती जाने समझे आराधना अपनी आदत के अनुसार गरज पड़ी। दीदी, वह जरा सी बात क्या है, यह अपनी लाडली से नहीं पूछोगी? प्रकाश भी तमतमा गया। आराधना ने इसे अहम का विषय बना डाला। ओह, तो अब हम माँ बेटी तुम लोगों को भारी पड़ने लगे हैं। लेकिन यह मत बोलो कि कमाती हूँ, घर में पैसे भी देती हूँ, इसलिए हक से रहती हूँ। तुम्हें पसंद नहीं तो हम अलग रह लेंगे। एक मकान लेने की हैसियत है मुझ में। बात बिगड़ती देख सावित्री ने दोनों को समझाना चाहा, पर आराधना ठान चुकी थी। हफ्ते भर में नया मकान देख स्वस्तिका को लेकर चली गई।
सतीश फिर उसे पढ़ाने आने लगा। न चाहते हुए भी सावित्री व प्रकाश चुप रहे। कहते भी तो सुनता कौन। उन्हीं दिनों अचानक आराधना का स्वास्थ्य खराब रहने लगा। स्थानीय डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। मुंबई अथवा दिल्ली के बड़े चिकित्सा संस्थानों में दिखाने के लिए कहा गया। प्रकाश पुराने गिले शिकवे भुलाकर दीदी को मुंबई ले गया। आखिर भाई था वह, और उसके सिवा और कोई पुरुष था भी तो नहीं घर में जो आराधना के साथ बड़े शहरों के बड़े बड़े अस्पतालों में चक्कर काटता। डॉक्टरों ने बताया कि आराधना को कैंसर है जो अंतिम अवस्था तक पहुंच चुका है। जीवन की डोर को केवल 6 माह तक और खींचा जा सकता है, वह भी केवल दवाइयों व इंजेक्शनों के आधार पर। ऐसे हालात में सावित्री व प्रकाश का आराधना के साथ रहना निहायत जरूरी हो गया था। साथ रहते हुए प्रकाश को स्वस्तिका व सतीश की नाजायज हरकतें पुनः नजर आने लगी, पर बात का बतंगड़ न बन जाए यह सोचकर वह चुप रहा। केवल माँ से ही बात की। मौका देखकर सावित्री ने आराधना को इस बारे में सचेत करना चाहा। इस बार आराधना ने भी हंगामा नहीं मचाया, बल्कि स्वस्तिका को बुलाकर इस बारे में बात की। स्वस्तिका शायद अवसर की खोज में ही थी, इसलिए साफ शब्दों में उसने कह दिया कि वह सतीश से प्यार करती है और वह भी उसे चाहता है। अगले दिन आराधना ने सावित्री व प्रकाश को अपना निर्णय सुना दिया। प्रकाश, तुम पर बड़ी जिम्मेदारी डाल रही हूँ। इसी माह स्वस्तिका की शादी सतीश से करनी है। उसके घर वालों से बात कर लो, वह शादी की तैयारी शुरू कर दो। सुविधा के लिए मैं अपने बैंक खाते को तुम्हारे नाम के साथ संयुक्त कर देती हूँ, ताकि पैसा निकालने में तुम्हें सुविधा हो। तुम पैसे की चिंता बिल्कुल मत करना। मैं चाहती हूँ अपने जीते जी बेटी को ब्याह कर जाऊँ। शायद यह खुद के विधि विधान से विवाह संस्कार न हो पाने की अधूरी चाह थी, जिसे आराधना स्वस्तिका के रूप में देखना चाहती थी। सब कुछ आराधना की इच्छानुसार हो गया। सतीश के दामाद बनते ही स्वस्तिका ने नए तेवर दिखाना शुरू कर दिए। मम्मी, अब मैं और सतीश तो है ना तुम्हारी देखभाल करने के लिए। नानी और मामा को वापस अपने घर भेज दो। प्रकाश ने सुना तो खुद ही सावित्री को साथ लेकर अपने घर लौट आया। सावित्री घर आकर बार बार दवाई व इंजेक्शनों के समय पर बेचैन हो जाती कि पता नहीं स्वस्तिका ठीक समय पर दवाई दे पाती है या नहीं। अभी 2 हफ्ते भी नहीं गुजरे थे कि एक शाम सतीश का फ़ोन आया। नानी जी जल्दी आ जाइए, मम्मी जी हमें छोड़कर चली गई। क्या? सावित्री सुनकर अवाक रह गई। सावित्री को साथ लेकर बदहवास सा प्रकाश आराधना के घर पहुंचा। तब तक तो सारा खेल खत्म हो चुका था। सभी अंतिम क्रियाक्रम प्रकाश ने ही पूरा किया। अस्थि कलश के विसर्जन का समय आया तो स्वस्तिका आ गई। मामा जी, पहले उस संयुक्त खाते का हिसाब किताब साफ कर दीजिए, उसके बाद कलश को हाथ लगाइएगा। रिश्तेदारों का लिहाज न होता तो स्वस्तिका व सतीश को उनकी इस घनिष्ठता का प्रकाश अच्छा सबक सिखाता, पर रिश्तेदारों के सामने कोई तमाशा न हो यह सोचकर अपने क्रोध को किसी तरह दबा लिया और स्वस्तिका की इच्छानुसार कार्य करते हुए अपने सारे कर्तव्य पूरा कर दिया। सावित्री वापस लौटने वाली थी। आराधना के कमरे की सफाई करते समय अचानक उनकी नज़र अलमारी में पड़े दवा के डब्बे पर गई, जो स्वस्तिका की विवाह के बाद घर लौटने से पहले प्रकाश ने लाकर रखा था। खोल कर देखा तो सारी दवाइयाँ व इंजेक्शन उसी तरह पैक ही रखे थे। सावित्री का माथा ठनका। तो क्या स्वस्तिका ने पिछले दिनों आराधना को दवाइयाँ दी ही नहीं? यह सोचकर सावित्री ने स्वस्तिका को आवाज़ लगाई। क्या है नानी? खुला डब्बा दिखाते हुए सावित्री ने पूछा। स्वस्तिका, तुमने अपनी मम्मी को दवाइयाँ नहीं दी? हाँ, नहीं दी तो क्या गलत किया मैंने? तकलीफ़ में थी वह, और आज नहीं तो 4 माह बाद जाने ही वाली थी ना हमें छोड़कर, तो अभी चली गई। क्या फ़र्क पड़ गया? बेशरम, मेरी बेटी की जान लेने वाली तू डायन है, पूरी डायन। पसीने से तरबतर सावित्री हड़बड़ाकर बिस्तर से उठ बैठी। अतीत की वे यादें आज भी उन्हें बेचैन कर देती है। न जाने उस दिन कौन कौन सी गालियाँ दे कर सावित्री ने हमेशा के लिए स्वस्तिका से रिश्ता तोड़ दिया था।
सावित्री का सिर भारी हो गया। सुना तो यही था कि बेटियां माँ का दर्द बांटती हैं। फिर स्वस्तिका बेटी होकर भी अपनी माँ के प्रति इतनी कठोर कैसे बन गई? शायद आराधना की शिक्षा में ही कोई कसर रह गई थी। आखिर बेटी अपनी माँ से ही तो संस्कार पाती है। नहीं नहीं, फिर तो पूरी गलती आराधना की भी नहीं है। गलत तो मैं ही थी। आराधना ने तो वही संस्कार स्वस्तिका को दिए जो मुझसे पाए थे। काश मैंने आराधना को सहेज कर रखा होता तो आज उसकी संतान में उस कुटिल व्यक्ति का कुत्सित खून न होता जो आज उसका पिता न होकर भी पिता था। काश मैंने आराधना की नाजायज़ बातों पर प्रेमवश पर्दा डालने के बजाय उसे ऊंच नीच का ज्ञान कराया होता। उसकी हर गलत बात पर किए गए मेरे समर्थन का नतीजा ही तो था जो आराधना स्वभाव से अक्खड़ बन गई थी। आराधना ने भी वही सब स्वस्तिका को दिया जो मैंने परवरिश में उसकी झोली में डाला था। जब भी स्वस्तिका से सावित्री का सामना होता, वह अपने इन्हीं विचारों के अनसुलझे मकड़जाल में फंस कर रह जाती। अपने लाड के अतिरेक से ही तो अपनी लाडली को खो चुकी थी वह, और शायद लाडली की लाडली को भी।